कोलंबिया के लिए 7:30 AM पर उड़ान भरने के लिए तैयार होता है। इस प्लेन के पैसेंजर्स अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते। इस एक फ्रेज से जन्म हुआ दुनिया के सबसे पहले नार्कोस टेररिस्ट का एस्कोबार हद पार कर चुका था। डायरेक्टली कोलंबियन गवर्नमेंट पर हमला करके उसने गवर्नमेंट के साथ एक जंग छेड़ दी थी, जिसने बच्चों के हाथों में ऑटोमेटिक राइफल्स थमाकर उन्हें कहा था, जाओ जाकर एक एक पुलिस वालों को चुन चुन कर मारो। दिस इज द रियल डार्कनेस बिहाइंड प्लाटा ओप्लोमो। एक आदमी जिसका नाम सुनते ही पूरा सिस्टम हिल जाता था। दुनिया का सबसे खतरनाक और पावरफुल गैंगस्टर। एक तरफ उसकी लग्जूरियस लाइफ और दूसरी तरफ खून, धोखा और डर का वो सच। कैसे बना एक छोटा सा स्मगलर ड्रग एम्पायर का किंग, और कैसे उसने पुलिस, पॉलिटिक्स और पूरे देश के कानून को चुनौती दी। मैं हूं साहिब शेख और आप देख रहे हैं TS शेख स्टोरीज। एंड टुडेज स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द किंग ऑफ नार्कोस एंड ड्रग्स, पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गाविरिया, जो सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं, एक पूरा माफिया सिस्टम था। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Hijo de puta, cuánta poca nos queda. Necesito mi dinero ya, ya. Si no hay dinero, no hay negocio. ¿Me entiendes? September 1989, अव्यांका फ्लाइट 203 एक रूटीन फ्लाइट के लिए बोगोटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलंबिया के लिए 7:30 AM पर उड़ान भरने के लिए तैयार होता है। बोइंग 727 के व्हील्स रनवे से टेक ऑफ करते हैं और 5 मिनट बाद ये अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड के आधे डिस्टेंस 13,000 फीट तक पहुंच जाता है। प्लेन का कैप्टन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बोलता है, Take off went smoothly. लेकिन इस प्लेन के पैसेंजर्स अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि 7:18 को प्लेन के अंदर एक भयानक धमाका होता है। वो ब्लास्ट इतना सीवियर होता है कि प्लेन बीच हवा में ही फट जाता है और प्लेन का नोज सेक्शन टेल से अलग हो जाता है। आग में लिपटे हुए दोनों हिस्से जमीन पर जा गिरते हैं। जमीन पर खड़े 3 लोग अचानक ऊपर की तरफ देखने लग जाते हैं और देखते हैं कि ऊपर से आग की बारिश हो रही है, और देखते ही देखते उन 3 लोगों के साथ 110 लोगों की मौत हो जाती है। उस सुबह हर टेलीविजन पर एक ही खबर थी, फ्लाइट 203 शहर के ऊपर उड़ान भरते ही फट गया। नेटफ्लिक्स पर नार्कोस के आ जाने के बाद हर कोई एक स्वैगर अंदाज में बोल रहा है, प्लाटा ओप्लोमो। पाब्लो एस्कोबार का नाम सुनते ही सबके दिमाग में एक किंग पिंग ड्रग लॉर्ड आ जाता है, जिसकी एक आलीशान जिंदगी थी, जहां बड़े बड़े घर, गाड़ियां और अनगिनत नोटों के बंडल्स इमेजिन होते हैं। लेकिन इस कहानी का दूसरा हिस्सा, जो अब पॉप कल्चर में इतना फेमस हो चुका है, फिर भी उसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है, प्लाटा ओप्लोमो। इस एक फ्रेज से जन्म हुआ दुनिया के सबसे पहले नार्कोस टेररिस्ट का, जिसने लॉयर्स, जज, मिनिस्टर्स सबके सर पर एक इनाम रखा था, जिसने बच्चों के हाथों में ऑटोमेटिक राइफल्स थमाकर उन्हें कहा था, जाओ जाकर एक एक पुलिस वालों को चुन चुन कर मारो, जिसने एक कंट्री को टेरराइज किया और उसे बना दिया था द मर्डर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज द रियल डार्कनेस बिहाइंड प्लाटा ओप्लोमो। पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गाविरिया। आई एम श्योर आपने इसकी कहानी नार्कोस में देखी है, बट फॉर अदर्स जरा शॉर्ट में समझाते हैं। पाब्लो एस्कोबार अपने टीनेज एज में ही क्रिमिनल एक्टिविटीज में लग चुका था। धीरे धीरे वो कॉन्ट्रोबैंड मूव करने के बिजनेस में पहुंचा, पर पुलिस के एक बड़े बस्ट के बाद उसे यह बिजनेस बंद करना पड़ा। उसके बाद उसे रियलाइज हुआ कि USA में कोकेन की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, एंड दिस कुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग। उसने स्क्रैप्स को इकट्ठा करके एक प्लेन और एक एयर स्ट्रिप बनाया, जिसके थ्रू वो ड्रग्स को अमेरिका तक पहुंचाया करता था। पाब्लो एस्कोबार बहुत शातिर था। वो हमेशा कानून को चकमा देने के तरीके ढूंढ लिया करता था। प्लेन के टायर्स में कोकेन भर के उन्हें खुद अमेरिका तक फ्लाई करके लेके जाना। इसी के साथ उसने अलग अलग तरीके अपनाए, जैसे कि मछलियों के पेट में कोकेन भरकर उसे स्मगल करना, लोगों और बच्चों के पेट में कोकेन को कई छोटी छोटी टैबलेट्स में स्मगल करना, यहाँ तक कि उसने तो अपने सबमरीन भी खरीद लिए थे। इसी के चलते पाब्लो पर डे 15 टन तक कोकेन सप्लाई किया करता था, और कहा जाता है कि वो 400 करोड़ कमाता था पर डे। पाब्लो का एक ही रूल था कि अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें मैं इतना अमीर बना दूंगा कि तुम्हारे 7 पुश्ते आराम से जिंदगी जिएंगे, और अगर तुम मेरे खिलाफ हो तो तुम्हारे साथ साथ मैं तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। और यही है प्लाटा ओप्लोमो, यानी सिल्वर और लेड, या पैसा और मौत। इसी के चलते मेडेलन का हर पुलिस वाला पाब्लो की जेब में था, और वो अपने पायलट्स को करीब 4 करोड़ रुपए तक देता था पर डिलीवरी के। उसका अपने एम्प्लॉय से यही कहना था कि
बस मेरे पैसे और मेरे माल का ख्याल रखो और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। पाब्लो अपने टीनेज ईयर से ही एक लीडर पर्सनैलिटी रहा। वो हमेशा से पॉलिटिशियन बनना चाहता था। इतने पैसे कमाने के बाद पाब्लो ने मेडेलिन में कई स्कूल्स, चर्च, फुटबॉल्स ग्राउंड बनाए, जिसकी वजह से वो लोगों के लिए एक मसीहा, रॉबिन हुड फिगर बन चुका था। इस सब के पीछे पाब्लो का असली मकसद कुछ और ही था। वो चाहता था कि वो लोगों के बीच पॉपुलर हो जाए, ताकि वक्त आते उसे सपोर्ट मिल सके, जैसे इलेक्शन जितवाना, या इवन अगर पुलिस उसके पीछे पड़ जाए तो वो लोगों के घरों में जाकर छुप सके। पॉलिटिशियन ऑलरेडी उसके पेरोल पर ही थे। इसकी वजह से एस्कोबार के लिए 1982 में कोलंबिया की कांग्रेस के दरवाजे खुल गए, जिससे पाब्लो को पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी मिल चुकी थी। मतलब कि उसे उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल चुका था। पाब्लो के रॉबिन हुड बनने का असली मकसद पूरा हो चुका था। पर 1984 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पाब्लो के कहानी को पूरी तरह घुमा कर रख दिया। रोड्रिगो लारा बोनीला, जो कोलंबिया के जस्टिस मिनिस्टर थे, वो पाब्लो एस्कोबार की क्रिमिनल हिस्ट्री सबके सामने ले आए। रोड्रिगो ने इस बात का भी सबूत दिया कि पाब्लो फुटबॉल में भी इलीगल डीलिंग करता था, जिसकी वजह से लोगों के बीच पाब्लो की रॉबिन हुड इमेज खराब हो गई। एम्बेरसमेंट की वजह से और बात को वहीं खत्म करने के लिए एस्कोबार ने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया। उस दिन उसने जो ह्यूमिलिएशन फील किया, उससे पैदा हुए गुस्से ने पाब्लो एस्कोबार को और कोलंबिया की कहानी दोनों को बदल कर रख दी। एक दिन जब रोड्रिगो अपने ऑफिस से निकले, एक मोटरसाइकिल पर दो लोग उन्हें ट्रैक कर रहे थे। ट्रैफिक पार करते हुए वो मोटरसाइकिल रोड्रिगो की कार के राइट साइड पर आ पहुंची। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे हुए एक लड़के ने अपने जैकेट से एक राइफल निकाली और रोड्रिगो की कार पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। रोड्रिगो के सर में 3 गोलियां लगी और पाब्लो के रेजिग्नेशन के सिर्फ 3 महीने के बाद रोड्रिगो लारा बोनीला का मर्डर हो गया। एस्कोबार अब हद पार कर चुका था। डायरेक्टली कोलंबियन गवर्नमेंट पर हमला करके उसने गवर्नमेंट के साथ एक जंग छेड़ दी थी और यहीं से वह बन गया था दुनिया का सबसे पहला नार्को टेररिस्ट। 18 अगस्त 1989 कोलंबिया के इलेक्शन में कैंडिडेट लुई गैलन ने पाब्लो एस्कोबार को अमेरिका एक्स्ट्राडाइट करने की बात की, जिसके रिटालिएशन में एस्कोबार ने उस पर हमला कर दिया। पहला हमला तब हुआ जब गैलन अपने एक कैंपेन ट्रेल पर थे और उन पर एक आरपीजी मिसाइल अटैक हुआ। उस अटैक में वो बच गए, पर कुछ हफ्तों बाद अपनी रैली के बीच जब वो स्टेज पर खड़े हुए थे, किसी ने उन्हें सर में गोली मारकर उनका मर्डर कर दिया। दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट सीधा गवर्नमेंट को टेक डाउन करने की कोशिश कर रहा हो। 1989 के उस साल के 3 महीने के बीच एस्कोबार ने एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का भारी पब्लिक में मर्डर कर दिया और दूसरे के अटेम्प्ट मर्डर में एक प्लेन को ब्लास्ट कर दिया। इसी के साथ उसने पुलिस हेडक्वार्टर में एक बॉम्ब ब्लास्ट करवाया, जिसमें 45 डेथ्स हुई और करीब 400 लोग इंजर्ड हो गए। पाब्लो एस्कोबार अब एक ड्रग ट्रैफिकर नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल टेररिस्ट बन चुका था। 1989 के एरोप्लेन बॉम्बिंग के बाद पाब्लो एक पब्लिक सेलिब्रिटी बन चुका था, जिससे सब डरते थे। He was the most wanted man with the vast empire built on the cocaine trade। ऐसा करते करते एस्कोबार का खौफ और उसकी दरिंदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसने अपने हिटमैन की एक सेना तैयार कर रखी थी, जिन्हें वो सिकारियोस कहता था। इन सिकारियोस को बंदूक थमाकर इसे खास पुलिस ऑफिसर्स को ढूंढ ढूंढ कर मारने को कहा जाता था। हर पुलिस ऑफिसर्स को मारने पर इन्हें $700 मिलते थे। किसी की जान लेना पाब्लो के लिए जरूरत नहीं, आदत बन चुकी थी। एक बार उसकी एक पार्टी में उसे ये पता चला कि वेटर उसके बर्तन चोरी कर रहा है। उसने उस वेटर को इतना मारा कि ही वाज इंचेस टू द डेथ और फिर उसके हाथ पांव बांधकर उसे स्विमिंग पूल में डूबकर मरने के लिए छोड़ दिया। इट वाजंट प्लाटा और प्लोमो एनीमोर, इट वाज व्हाटएवर पाब्लो एस्कोबार वांटेड। वह कभी भी किसी को भी मार सकता था। कोई भी पाब्लो के खिलाफ आवाज उठाता तो उसको रास्ते से हटा दिया करता था, चाहे फिर वो कोई पॉलिटिशियन हो, रिपोर्टर, लॉयर, जज या उसका खुद अपना दोस्त। जब उसके 2 दोस्तों ने उसे धोखा देने की कोशिश की, तब उसने उन दोनों की जान लेकर उनके हाथ पांव काट कर उनके घर वालों को भेज दिया। बॉम्ब ब्लास्ट और मोटरसाइकिल शूट आउट पाब्लो के तरीके हुआ करते थे। वह छुपकर वार नहीं करता था। उसका हर मर्डर एक मैसेज की तरह होता था, उसके एनिमीज के लिए, गवर्नमेंट के लिए और दुनिया भर के लिए। पाब्लो ने M19 ग्रुप को पैसे दिए, जिन्होंने कोलंबिया में वायलेंस और सिविल वॉर बढ़ाया। इस ग्रुप ने कोलंबिया की जस्टिस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग पर हमला करके कई लोगों को मारा और बिल्डिंग को जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि ये सब के पीछे एक्चुअल में पाब्लो ही था। कोलंबिया में पाब्लो को कोई नहीं रोक सकता था, पर अब उसके क्राइम इतने बढ़ चुके थे कि उसे ग्लोबल अटेंशन मिल चुकी थी और अब उस पर नया खतरा मंडरा रहा था, अमेरिका और कोलंबिया में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, जिससे पाब्लो हमेशा के लिए एक अमेरिकन जेल में सड़ता। इसीलिए उसने इस एक्स्ट्राडिशनल ट्रीटी से फाइट करने के लिए कई तरीके अपनाए। इनफैक्ट उसने पूरे कोलंबिया देश का $10 बिलियन का कर्ज चुका देने का वादा किया इन एक्सचेंज ऑफ रिमूविंग द ट्रीटी। व्हेन नथिंग वर्कड, 1991 में उसने अपने आप को पब्लिकली सरेंडर कर दिया, बट विद द कैच। उसने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त यह कि उस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को हटा दिया जाए और दूसरी कि वो अपना जेल खुद बनाएगा। सरप्राइजिंगली उसकी दोनों शर्तों को मान लिया गया। एक क्रिमिनल को बचाने के लिए कोलंबिया देश का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ा। दुनिया के इतिहास में पहली बार कोई क्रिमिनल अपना जेल खुद बना रहा था। इस जेल का नाम था एल कैथीड्रल, यानी द कैथीड्रल, और ये जेल किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। यहाँ हर लग्जरी फैसिलिटीज अवेलेबल थी, जैसे जकूजी, टेलीविजन,
वाटरफॉल, फुटबॉल ग्राउंड और भी ऐसे बहुत कुछ। पाब्लो ने अपने और अपने साथियों के लिए कंफर्टेबल घर बना दिया था। धीरे धीरे उसके सिकारियोज ही उस प्लेस को गार्ड करने लगे और दी कैथेड्रल अब जेल नहीं एक किला बन चुका था। पाब्लो के क्राइम्स कम नहीं हुए, इनफैक्ट वो बढ़ते चले गए। हालात इतने खराब थे कि 1992 में कोलंबिया को मर्डर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा गया था। उस साल करीब 27,000 लोगों की मौत हुई थी, जिसके दो बड़े रीजंस थे, सिविल वॉर और पाब्लो एस्कोबार। इस सब के चलते कोलंबिया पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता जा रहा था, जिससे उन्होंने डिसाइड किया कि अब पाब्लो एस्कोबार पर लगाम लगानी पड़ेगी। उन्होंने अमेरिका DEA यानी ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ मिलकर एक खास टास्क फोर्स तैयार की, लेकिन पाब्लो ने इसी टास्क फोर्स का यूज किया जेल से भागने के लिए। टास्क फोर्स के 2 ऑफिसर जब पाब्लो से जेल में मिलने गए, तब पाब्लो ने उन्हें बुरी तरह पीटकर उन्हें बंदी बना लिया, जिसे यूज करके वो जेल से भाग छूटा। यहीं से शुरू हुआ 1 साल लंबा कैट एंड माउस गेम। पाब्लो अपनी फैमिली को लेकर दर दर भटकता, ही वॉज कॉन्स्टेंटली ऑन द रन, और आखिर एक दिन अपने बेटे को एक फोन कॉल करते हुए पाब्लो की लोकेशन ट्रेस हो गई। एक बड़े चेज के बाद फाइनली 2 दिसंबर 1993 को अपने बर्थडे के एक दिन बाद पाब्लो एस्कोबार की मौत हो गई। ही वॉज शॉट डेड बाय कोलंबियन ट्रूप्स। हालांकि कई लोग इंक्लूडिंग पाब्लो के बेटे का ये मानना है कि ये सब झूठ है एंड दैट पाब्लो टुक हिज ओन लाइफ। पाब्लो एस्कोबार ने अपने कैरियर में कितने पैसे कमाए और कितने लोगों की जान ली, इसका एक्यूरेट हिसाब अब तक कोई नहीं लगा पाया। फोर्ब्स लिस्ट में ही वाज द 7th रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। अपने पीक पर उसकी नेट वर्थ $30 बिलियन की थी और माना जाता है he killed anywhere between 4 to 6,000 people। जॉन जेरो वेलास्केज वास्केज, जो पाब्लो एस्कोबार के टॉप हिटमैन माने जाते हैं, उन्होंने अकेले 300 लोगों का मर्डर किया और करीब 3,000 लोगों के मर्डर के ऑर्डर्स दिए हैं। प्लाटा ओप्लोमो, एस्कोबार ने हमेशा लोगों को 2 चॉइस दी, जैसे कि वो भगवान हो, एक ऐसा भगवान जो लोगों को सजा देता है अगर उसकी बात के खिलाफ हुई जाए। पाब्लो अपने आप को समाज के रूल्स के ऊपर समझता था, जिसे हम सिर्फ एक ड्रग माफिया डॉन के नाम से जानते हैं। वो एक्चुअल में एक डिक्टेटर था, जिसके डिक्टेट किए हुए रूल न मानने की वजह से हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। आपके क्या थॉट्स हैं हमें कमेंट्स में बताएं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी बनाई हुई बाकी वीडियोस को भी चेकआउट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में, जब तक के लिए बाय बाय।